हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, लास्ट 2 वीडियोस में हमने स्ट्रैटेजी क्या है और इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क्स इसके बारे में डिस्कस किया। हमने पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल डिस्कस किया, हमने पेस्टल फ्रेमवर्क डिस्कस किया, हमने इम्पॉर्टेंट जार्गन्स, कोर कॉम्पिटेंस, रिलेटेड अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, स्वॉट एनालिसिस, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। तो आज दोस्तों आइए समझते हैं कि इकोनॉमी ऑफ स्केल एंड इकोनॉमी ऑफ स्कोप क्या है। देखिए, स्ट्रैटेजी का ऑर्गेनाइजेशन के बाकी फंक्शन से बहुत क्लोज रिलेशन है। स्ट्रैटेजी एक अ, एक अच्छी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करने के लिए, अच्छी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए एक तो सबसे पहले कि इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से डीपली समझना बहुत जरूरी है, और दूसरा आपको हर कंपनी के हर फंक्शंस के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था जिसमें IIM अहमदाबाद के रिटायर्ड डायरेक्टर एंड सीनियर स्ट्रैटेजी प्रोफेसर थे। तो उन लोगों ने बोला कि कोई भी अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं बना सकता अगर उससे इंडस्ट्री के बारे में डीप नॉलेज नहीं है, अदरवाइज ये स्ट्रैटेजी बहुत जनरल सी लगेगी। तो दोस्तों, ये इकोनॉमी ऑफ स्केल एंड इकोनॉमी ऑफ स्कोप, ये कॉस्ट मैनेजमेंट से काफ़ी इसका रिलेशन है। तो दोस्तों, कॉस्ट मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं फिक्स कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है, वेरिएंस एनालिसिस के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं। तो दोस्तों, इसके ऊपर हम आपको एक सेपरेटली एक वीडियो बना के लाएंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बारे में भी हम सेपरेट वीडियो बना के लाएंगे। वो बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स स्ट्रैटेजी इकोनॉमिक्स से भी काफ़ी रिलेटेड है। मैक्रो इकोनॉमी स्पेशली इंटरेस्ट रेट हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रेट हो गया, तो इन सब चीज़ों का कंपनी के फाइनेंसिस पे, कंपनी की स्ट्रैटेजी पे बहुत असर पड़ता है। तो दोस्तों, टोटल कॉस्ट यहाँ पे हम देखते हैं। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होता है कि अगर मेरी कंपनी है वो ऑटोमोबाइल पार्ट्स बना रही है, तो मुझे एक फैक्ट्री चाहिए। फैक्ट्री के लिए मुझे जो है लैंड बिल्डिंग चाहिए। तो या तो मेरी अपनी खुद की बिल्डिंग है, और या तो जो है मैंने कहीं पे रेंट ले रखा है। जैसे आजकल हम लोग को वर्किंग स्पेस, ऑफिस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो को वर्किंग स्पेस लेते हैं, तो वहाँ पे भी तो हमें रेंट देना पड़ता है। तो अगर खुद की भी बिल्डिंग है तो आपको म्यूनिसपैलिटी को लैंड टैक्स वगैरह, बिल्ड प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा, आपको वाटर बिल देना पड़ेगा, आपके जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो सैलरी वगैरह है। तो बहुत सारे कॉस्ट जो ये सब जो ऐसे कॉस्ट हैं कि ये फिक्स इन नेचर है, कि अगर जो है आप 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं या 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कॉस्ट आपका कम या ज़्यादा नहीं होगा। तो इसको फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। और वेरिएबल कॉस्ट क्या है कि अगर मैं 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो उसमें मेरा कितना रॉ मटेरियल लगा, कितना वेरिएबल लेबर लगा, कितनी पावर लगी। तो इलेक्ट्रिसिटी में भी आप देखिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल अपना देखिए, तो उसमें कुछ फिक्स कंपोनेंट होता है, कुछ वेरिएबल कंपोनेंट होता है। तो फिक्स कंपोनेंट तो फिक्स है, आप जितनी कम बिजली यूज़ करो या ज़्यादा बिजली यूज़ करो उतना तो आपको देना ही है। तो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब हो गया कि अगर हम ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होगा, कम यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कम होगा। और कॉस्ट से ही मेरी प्राइसिंग निकल के आती है। अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहा हूँ, तो अगर मेरी कॉस्ट है उस 50, तो डेफिनेटली मैं 50 से कम में उसको नहीं बेचूंगा, अदरवाइज बिजनेस का कोई सेंस नहीं है। अब आप बोलेंगे कि जो मॉडर्न इकोनॉमीज हैं, ई कॉमर्स कंपनीज हैं, वो इतना लॉस मेकिंग है लेकिन फिर भी वो इतना बिजनेस कर रही हैं। तो जब हम प्लेटफॉर्म स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, उनका बिजनेस मॉडल डिफरेंट है, और प्लेटफॉर्म स्ट्रैटेजी जब हम डिस्कस करेंगे तब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इन जनरल किसी भी कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे कम उसकी प्राइस नहीं होगी। तो अगर कंपनी क्वांटिटी क्यू प्रोड्यूस कर रही है तो उसका टोटल कॉस्ट पर यूनिट, जो कि स्मॉल सी से डिनोट हुआ है, इज इक्वल टू एफ प्लस बी बाई क्यू इज इक्वल टू एफ बाई क्यू प्लस वी क्यू। तो वी क्यू इज पर यूनिट कॉस्ट ऑफ, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि क्यू जितना ज्यादा होगा मेरा टोटल कॉस्ट पर यूनिट उतना कम होगा, जिसको हम इस ग्राफ से भी देख सकते हैं। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल का मतलब ये होता है कि हम जो है, आपने एक टर्म सुना होगा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो कंपनीज वरी क्यों करती हैं, अगर मार्केट में डिमांड कम हो गया, जैसे कोविड का टाइम है अभी, तो अगर मार्केट में डिमांड कम हो गया है तो कंपनी का जो है ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ये ज़्यादा हो रहा है। कंपनी अपनी कैपेसिटी को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। अगर वो कंपनी जो है मैक्सिमम 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकती है, बट मार्केट में डिमांड अगर 600 यूनिट की है, तो वो कंपनी जो है वो 600 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए वो बाध्य है।
लेकिन इससे क्या हो रहा है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जा रही है। तो ये इकोनॉमी ऑफ स्केल होता है कि मैं जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करूंगा मेरा फिक्स कॉस्ट उतना कम होगा और मेरा टोटल कॉस्ट उतना कम होगा, तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। इकोनॉमी ऑफ स्कोप क्या होता है कि मल्टी प्रोडक्ट इकोनॉमी ऑफ स्केल इज इकोनॉमी ऑफ स्कोप। इसका क्या मतलब है कि अगर सेम प्रोडक्ट, इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या है कि सेम प्रोडक्ट, मैं कोई ऑटोमोबाइल का पार्ट, मैं कोई पिस्टन बना रहा हूं या मैं बल्ब बना रहा हूं, तो अगर उसी बल्ब को जो है 100 की जगह मैं 1000 बल्ब बनाऊंगा तो मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी, पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी। इकोनॉमी ऑफ स्कोप का क्या मतलब है कि मेरी कैपेबिलिटी है, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, तो उस रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए, उस नॉलेज को, उस टेंजिबल एंड इंटेंजिबल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए मैं क्या कोई सिमिलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता हूं। तो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए मुझे ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगेगा। इसका एग्जांपल क्या है, कॉस्ट ऑफ आयरन एंड स्टील इज लेस देन कॉस्ट ऑफ आयरन प्लस कॉस्ट ऑफ स्टील। मतलब क्या है कि अगर एक कंपनी जो है सेपरेटली आयरन ओर से आयरन बना रही है और एक कंपनी सेपरेटली जो है वो स्टील बना रही है ना, आयरन से स्टील बना रही है, उसकी जगह अगर एक कंपनी जो है आयरन एंड स्टील दोनों साथ में बना रही है तो उसका कॉस्ट कम होगा। इसलिए आप देखो कि बहुत सारी कंपनी जो है वो इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जो है वो उनको कॉस्ट इफेक्टिवनेस होगी उसकी वजह से, और जो है वो आयरन एंड स्टील वो दोनों प्रोडक्ट को यूटिलाइज कर सकते हैं। और बेसिकली जो है वो इसलिए होता है कि स्टील जो फिनिश प्रोडक्ट होता है वो उसमें आप ज़्यादा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, जैसे मान लो आप हॉट रोल्ड स्टील, कोल्ड रोल्ड स्टील, जो शीट्स हैं जो कार वगैरह में यूज़ होती हैं, जो सरिया या बीम वगैरह होती है जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है, तो आप जो है सेपरेटली कहीं से आयरन लेकर के और स्टील बना रहे हो, उसकी जगह आप आयरन एंड स्टील दोनों एक साथ बना रहे हो, तो आप जो है फाइनली वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बेच करके आप हायर प्राइसिंग इंजॉय करोगे और आपकी कॉस्ट कम होगी। तो इसका की आइडिया क्या है, जो मैंने बोला कि आपकी जो है जो रिसोर्सेज होते हैं वो शेयरेबल होते हैं और आपकी कैपेबिलिटी होती है। तो इसको आप थोड़ा बहुत रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन से भी जोड़ सकते हैं कि जैसे मान लो मैंने अभी लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था सोनी टीवी का, तो चूंकि सोनी को टीवी बनाने आता है और वो इलेक्ट्रॉनिक्स में उसकी कैपेबिलिटी है, तो उसने जो है वो उसको स्मार्ट टीवी बनाने में उसको बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर कोई एक नई कंपनी है जो कि मान लो अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी है, अगर वो सोचे कि मुझे स्मार्ट टीवी बनाना है, तो उसके लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, उसको एकदम नए सिरे से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बट सोनी के लिए स्मार्ट टीवी बनाना इज नॉट डिफिकल्ट। तो या सैमसंग देख लो, तो सैमसंग भी इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी थी, तो इसीलिए जो है सैमसंग को मोबाइल बिजनेस में या स्मार्टफोन में एक्सीलेंस अचीव करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई, उसने क्विकली अपनी कैपेबिलिटी का यूज़ करके कर लिया। तो इकोनॉमी ऑफ स्कोप इज रिलेटेड टू कैपेबिलिटी एंड शेयर्ड रिसोर्सेज। तो आप अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे वैल्यू चेन के बारे में, और उसके बाद जो है हम लोग पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे, बीसीजी मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड देन ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक बहुत स्पेशली बहुत पॉपुलर स्ट्रैटेजी थी, आज भी है, बट स्पेशली इन 2010 में ये बहुत पॉपुलर स्ट्रैटेजी थी। और प्लेटफॉर्म स्ट्रैटेजी जो कि आज के ज़माने का बिजनेस मॉडल है, प्लेटफॉर्म मॉडल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।